हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IT 402 क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर जो कि 18 मार्च को कंडक्ट हुआ था। एंड एनालाइज करने के बाद हमने ये देखा कि पेपर के क्वेश्चंस इजी थे काफी, और काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो डायरेक्ट आपकी बुक में से आए हुए थे। तो चलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप के बारे में स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, तो सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होगा? नोटिस एंड पोस्टर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is the most suitable term for the ability to regulate one's emotions and help others also to do the same? तो इसका आंसर हमारा है मैनेजिंग द इमोशंस। नेक्स्ट है, रोशिन स्टडीज इन क्लास 10 and practicing hard with a lot of sample papers to get good marks in her exams. She gets up early in the morning to study and completes her revision work. तो ये किस टाइप की मोटिवेशन है? खुद से वो कर रही है, सो दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। एक्चुअली ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। फोर्थ पार्ट, अ डैश इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। ग्रुप ऑफ फाइल्स किस में स्टोर होती हैं? फोल्डर में। फिफ्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या मिथ है, मतलब क्या रूमर है या क्या झूठी बात है? तो ये होता है कि एवरेज बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक और स्पेशल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आइडिया हमेशा यूनिक और स्पेशल हो, सेम बिजनेस आइडिया से भी नए बिजनेस बनाए जा सकते हैं। सो दिस इज अ मिथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स पार्ट कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन। सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी जो चीज है ताकि हम एक रिस्पांसिबल सिटीजन बन सके, and an important factor for the sustainable development is education. Coming to question number 2, अब ये subject specific skills के question है। Ravi has to prepare a project report. He wants to save certain formatting features and then apply them on the project report. He can use the dash feature of OpenOffice Writer. यहाँ पे libre होना चाहिए था। तो सेव करनी है सर्टेन फॉर्मेटिंग फीचर्स, और फॉर्मेटिंग फीचर्स के ग्रुप को या कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल्स। Coming to second part, during a recent excursion, Roshni has taken some pictures for making a report in Writer. Now she wants to increase the contrast of the image. Which one of the following should she use in Writer? अब वो क्या यूज करे जब उसे इमेज के कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है? तो उसके लिए हमारी जो फीचर होती है, जो हमारा इफेक्ट होता है, दैट इज शार्पन। Next is, which one of the following image arrangement options in Writer sends the drawing object behind the text? ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के पीछे लाने के लिए कौन सी अरेंजमेंट होती है? टू बैकग्राउंड। देन डैश फीचर ऑफ राइटर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स एंड इज यूज्ड टू गिव द लिस्टिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया, उसमें बहुत सारे हेडिंग लेवल्स हैं, तो उससे आप क्या बनाते हो? टेबल ऑफ कंटेंट्स। डैश इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर द फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन राइटर। राइटर में बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट का क्या नेम होता है? ब्लैंक टेम्पलेट। Then question number 2 का sixth part, Shanta is creating a project in Writer and wants to apply the same style on headings or titles in the entire document. जो उसने बिगनिंग में लगाया वही स्टाइल्स और हेडिंग्स वो दूसरे पार्ट में लगाना चाहती है, तो वो कौन सा फीचर यूज करेगी राइटर का? फिल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट, टू ऐड योर ओन कमेंट्स इन कैल्क सेलेक्ट डैश ट्रैक चेंजेस कमेंट। अगर आपको कमेंट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आप कौन से मेन्यू में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन और फिर उसे कमेंट पे जाओगे, दैट इज एडिट। इंसर्ट मेन्यू से डायरेक्ट कमेंट का ऑप्शन होता है, लेकिन एडिट में जाके ट्रैक चेंजेस में जाके फिर कमेंट का ऑप्शन आता है। नाउ टू ऐड अ न्यू शीट इन द स्प्रेडशीट, क्लिक ऑन द डैश साइन एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट, प्लस साइन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये बुक के अंदर दे रखा है। Then third part, dash is a set of values that can be used within the calculations in the spreadsheet to explore and compare various alternatives depending upon the changes condition. अगर हमें different input के different output निकालने हैं तो spreadsheet में कौन सा feature होता है? What if scenarios. Then fourth part, the recorded macros are actually stored as, जो macros record होते हैं वो किस तरह से store होते हैं? A set of instructions in a programming language. While creating a hyperlink in Calc, if the complete path is given along with the फाइल नेम इज गिवन, पूरा पाथ दिया जाए रूट से लेके फाइल के नाम तक, तो किस चीज का एग्जांपल है? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का। दिस टूल इन कैल्क अलाउज यू टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली एंड अप्लाई कॉमन फंक्शंस लाइक सम एवरेज ऑन द ग्रुप डेटा। डेटा की ग्रुपिंग करनी है और उस पर कुछ फंक्शंस अप्लाई करनी है लाइक सम एवरेज, तो हमारे पास कौन सा फीचर है? सब टोटल। देन नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डैश इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेज द डेटा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, ये बुक के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, इंग्रेस।
द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी बिल्कुल बुक में दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. With reference to LibreOffice base, which of the following is a valid data type to indicate the monetary values? Monetary values इसमें रुपी या और कोई साइन लगता है तो उस केस में हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है? करेंसी. डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड डिस्प्लेड फ्रॉम वन और मोर टेबल यूजिंग, एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा को अगर रिट्रीव करना है तो किससे करेंगे? क्वेरी से. Then fifth part, while designing a form, it is suggested to get the date input by adding the dash to the date field to prevent entering invalid date. जब भी हम किसी फॉर्म में डेट डालते हैं तो डायरेक्टली ना डाल के हम उसमें क्या डाल देते हैं? कैलेंडर डाल देते हैं ताकि उसमें से हम फटाफट सर्च करके उसमें सेट कर सके. Then while designing a form, title, heading or subheading may be added using dash tool available on the form control toolbox. अगर आपको फॉर्म की टाइटल, हेडिंग या सब हेडिंग देनी है तो फॉर्म कंट्रोल टूल बार के कौन से टूल से आप ये करते हो? लेबल से. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. वेरी इजी क्वेश्चन. हेल्थ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास बी इग्निशन मटेरियल? अगर आपने ए बी सी डी चारों पढ़े हैं तो आपको इजीली पता होगा कि बी क्लास में गैस, लिक्विड ये सब आते हैं. Dash has prepared the policy to provide employees with healthy and safe work environment. DOIT, Directorate of Information Technology, ये भी बुक में दिया हुआ है डायरेक्टली. RSI stands for repetitive strain injury, बुक में repetition strain injury दिया हुआ है बट ये हमारा preferable आंसर है. Then fifth part कहता है Dash is a science that deals with designing and arranging the things at workplace so that people can use them easily and safely. ये भी बुक के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है, that is ergonomics. Which one of the following is a wrong safety guideline? इसमें से कौन सी सेफ्टी गाइडलाइन सही नहीं है? इसमें से ये वाली है हमारी वियर लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी वाइल वर्किंग इन मशीन्स, ये हमारी रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन है. देन हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन बी, जो कि है हमारा 26 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. अब मैंने ना इसमें आंसर्स नहीं लिखे हैं बट एनसीईआरटी की बुक में जहां पे आंसर्स है वो मैंने पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए. अब पेज नंबर में मैंने एक पेज आपका ब्रैकेट से बाहर लिखा है, एक ब्रैकेट के अंदर है. ब्रैकेट के बाहर वाला जो पेज है वो पेज है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक का है और पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो पेज आ रहा है ये वो वाला पेज है. ठीक है. बेसिकली 10 पेजेस का डिफरेंस है. तो फटाफट से देख लेते हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 2 C's आउट ऑफ द 7 C's ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए 7 C's होते हैं तो इसमें से आपको कोई भी 2 C एक्सप्लेन करने थे. तो ये है पेज नंबर 21 पे. ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की आपकी बुक है, इसका पीडीएफ है. इसमें से यहाँ पे मैंने 21 पेज ओपन किया. बेसिकली मुझे यहाँ पे 31 ओपन करना पड़ेगा क्योंकि 21 पेज में एनसीईआरटी का है. तो यहाँ पे देखो ये आपका पेज नंबर 21 है, आप नीचे देख सकते हो, दिस इज पेज नंबर 21. और यहाँ पे देखो आपको दिए हुए हैं 7 C's. तो इनमें से कोई भी आप 2 एक्सप्लेन कर सकते हो. क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, एनी 2. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेज नंबर 41 एंड 51. तो इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे पेज नंबर 51 पे और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट की पूरी डेफिनेशन दी हुई है तो उसको हम देख लेंगे एक बार. स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है. देखो पहले तो हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है. जो जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है. मैनेजिंग स्ट्रेस इज ऑल अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद द डेली प्रेशर्स. तो इससे रिलेटेड आप पॉइंट्स यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें आपके दिया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में. देन क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गिव एनी 4 टिप्स टू कीप द कंप्यूटर इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन. अपने कंप्यूटर को सही तरीके से काम कराने के लिए कोई भी आप 4 टिप्स आपको बताने हैं. तो पेज नंबर 85 पे इसका आंसर दिया हुआ है, 85 एंड 86 पे. तो यहाँ से हम चलते हैं 85 पे. तो इसके लिए आप इसमें से कोई भी पॉइंट दे सकते हो. अपने डिवाइस को आपने क्लीन रखना है, कीबोर्ड, स्क्रीन, फूड एंड ड्रिंक्स नहीं उसके पास लेके जानी, डिवाइस को केयरफुली हैंडल करना है. ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली, डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम, तो आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन एनी 4 मेन फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर. 4 मेन फंक्शन एंटरप्रेन्योर के क्या होते हैं वो आपको बताने हैं. पेज नंबर 103 पे इसका आंसर है 103. ये जो सीबीएसई की बुक है ये आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है, वहां से इसको चेक कर लेना. ठीक है. 103 पे इसका आंसर है, सॉरी 103 पे इसका आंसर है, तो हमें यहाँ पे लेके जाना है 103. ठीक है. तो ये फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर आपको दिए हुए हैं.
एंटरप्रेन्योर का काम होता है डिसीजंस बनाना, बिजनेस को मैनेज करना, इनकम को डिवाइड करना, रिस्क लेना और एक नया मेथड या आइडिया क्रिएट करना। तो बेसिकली ना इसमें आपको एक्सप्लेन भी करके लिखना है। आप हेडिंग दे दो, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, हेडिंग दे दो, एक्सप्लेनेशन दे दो, इस तरह से। उसके बाद है एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स आपको बतानी है एंड दे आर ऑन पेज नंबर 115। तो प्रॉब्लम्स बेसिकली इसमें 3 है, फूड, वाटर और फ्यूल की। जो फूड हमें चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा फूड का यूज कर रहे हैं जिससे कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रहे हैं, और जितने भी हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उससे हमारा जो सॉइल है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। ऐसे ही आप वाटर के बारे में लिख सकते हो कि जितना भी फ्रेश वाटर है वो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें गार्बेज वगैरह को डंप करने से या इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट जा रहा है उससे वो वाटर पोल्यूट होता जा रहा है। फिर आप फ्यूल के बारे में लिख सकते हो कि हम ट्रीज की वुड को काट के हम उसको होम्स और फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इससे हर एक प्लेस का क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट हो रहा है और इससे फ्लड, एक्सट्रीम वेदर और कोल्ड और हीट जो है वेदर हो रहा है। ठीक है, तो इससे लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो फ्यूल भी इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह पे हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन। इसके बाद हमारे हैं कौन से क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के। आउट ऑफ द वेरियस स्टाइल कैटेगरीज प्रोवाइडेड बाय राइटर ब्रीफली एक्सप्लेन फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल आपको बताना है। फ्रेम स्टाइल बेसिकली होता है इमेजेस के लिए। तो आपकी बुक में पेज नंबर 14 पे इसका आंसर है, आपने यहाँ पे डायरेक्टली चेकआउट करना है पेज नंबर 14। इसके अंदर सारे स्टाइल्स के बारे में बता रखे हैं। 6 कैटेगरीज होती हैं, आपको भी 2 एक्सप्लेन कर, इसमें आपसे फ्रेम स्टाइल पूछा गया है तो आप इसमें ये फ्रेम स्टाइल यहाँ पे है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फ्रेम्स इस कंटेनर की तरह है जिसके अंदर आप टेक्स्ट, ग्राफिक और लिस्ट रख सकते हो, तो आप इससे किसी भी एक फ्रेम को फॉर्मेट कर सकते हो, उसकी पोजीशन, साइज, बॉर्डर वगैरह बता के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका What is macro? Give any 2 rules that should be followed while naming a macro or a module in Calc. Macro क्या होता है और इसके रूल्स क्या होते हैं। तो macro जो है उसका क्या होता है वो है गिवन पेज 114 पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज अ मैक्रो, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको दी हुई है। मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस कैसी भी हो सकती हैं, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स। ठीक है, जिसको आप बाद में कितनी भी बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग अ मैक्रो, और इसके जो रूल्स हैं वो आपको दिए हुए हैं पेज नंबर 117 पे। इसके रूल्स आपको बेसिकली क्या कहते हैं, मैक्रो का नाम एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्पेस नहीं होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गोल सीक। गोल सीक के बारे में आपको बताना है, गोल सीक का काम क्या होता है एंड गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 108। यहाँ से हम ले लेते हैं पेज नंबर 108। ठीक है, इसमें आपको गोल सीक के बारे में बता रखा है। गोल सीक बेसिकली क्या है, एक फीचर है स्प्रेडशीट का जिसमें हम आउटपुट से इनपुट निकाल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही इनपुट निकाल सकते हैं, और फिर ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, टू प्रिडिक्ट द आउटपुट वी कीप ऑन चेंजिंग द इनपुट वैल्यूज ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए, डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग इनपुट मिल जाए, और इनपुट ऐसा होगी जिससे हमें प्रॉपर आउटपुट दिख रहा हो। So it helps in finding the input for the output. Example भी दे रखा है, if you want to know the number of units produced to get the desired output. आप गोल सी को ऐसे भी यूज कर सकते हो, सपोज किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और आपने 4 डाल दिए और आपको 75% एग्रीगेट चाहिए, तो आप एक सब्जेक्ट के लिए जितने मार्क्स उसके आने चाहिए 75% बनाने के लिए, उसके लिए आप गोल सी का यूज कर सकते हो। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स फॉर सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टेबल्स इन द लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस बेस में 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए, गिवन ऑन पेज नंबर 184। ठीक है, यहाँ से हम आते हैं पेज नंबर 184 पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए कि जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं तो उनके बीच में कॉमन फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, और जो हम कॉमन फील्ड लेते हैं उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन है जो आपको यहाँ पे दी हुई है कि डेटा टाइप ऑफ द कॉमन फील्ड मस्ट बी सेम। और तीसरी एक और कंडीशन भी होती है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, कि जो हमारे टेबल हमने बनाए हैं वो एक ही डेटाबेस में होने चाहिए, डिफरेंट डेटाबेस के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी 2 कंडीशंस है
जो चाहिए जब भी हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को सेट करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ कंप्यूटर वर्क प्लेस गिव एनी टू हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स व्हाइल यूजिंग कीबोर्ड। जब हम कीबोर्ड का यूज करते हैं तो क्या हमें हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पेज नंबर 252 पे हम मूव ऑन करते हैं और यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर है कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, शुड टिल्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन टू फाइंड अ कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन, ताकि आपके आर्म्स में या हैंड्स में दर्द ना हो। कीबोर्ड के सामने का जो स्पेस है, मॉनिटर और कीबोर्ड का डिस्टेंस प्रॉपर हो और उसके आसपास थोड़ा स्पेस हो जहाँ पे आपके हैंड्स रेस्ट कर सकें, आर्म्स रेस्ट कर सकें और साइड में माउस की भी प्रॉपर जगह हो। ठीक है, और इसका एक मैट सरफेस होना चाहिए ताकि आपकी आईज पे कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो और कीबोर्ड की जो कीज हैं उस पर जो भी नंबर्स या अल्फाबेट्स लिखे हैं वो क्लियरली लेजिबल हो ताकि आप इजीली उनको देख के काम कर सकें। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी नीड टू टेक केयर ऑफ while working with the keyboard. Then question number 16 is excessive use of computers might have a bad impact on your vision. ठीक है, so give any to eye related problem जो आपके सामने arise हो सकती हैं अगर आप long hours तक सिस्टम पे बैठते हैं। तो इस केस में हम चलते हैं पेज नंबर 249 पे। 249, तो इस केस में आई की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आई स्ट्रेन हो सकता है, इसमें आपको ना सारी चीजें बता रखी है। आई स्ट्रेन हो सकता है और ड्राई आईज हो सकती हैं और विजन थोड़ा सा ब्लरी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। क्या है हमारे पास पेज नंबर 249, ये सो यहाँ पे ब्राइट लाइट, ग्लेयर और फ्लिकरिंग इमेजेस की वजह से क्या हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है, आईज में दर्द हो सकता है, फटीग हो सकती है और उसके अलावा ब्लरी विजन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, हेडेक भी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ सिस्टम फॉर अ लॉन्गर टाइम। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 से 21 जो कि हमारे 4 मार्क के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को क्यों ग्रुप करते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी बुक में पेज नंबर 49 पे। तो बेसिकली ग्रुपिंग का काम क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स एक एंटिटी की तरह काम करते हैं, मतलब सारे को कंबाइन करके हम एक के ऊपर अगर जो भी चेंजेस करेंगे वो सब पे रिफ्लेक्ट करेगा और सबको कंबाइन करके हम एक बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ग्रुपिंग के केस में यहाँ पे आपके पास आएगा कि इट बिहेव्स एज अ सिंगल एंटिटी विदाउट अफेक्टिंग देयर साइज एंड पोजीशन। जब आप एक बार ग्रुप कर देते हैं तो सारी शेप्स एक ग्रुप की मेंबर हो जाती हैं और जो भी चेंज आप एक पे अप्लाई करते हैं वो सब पे होते हैं। एक का साइज चेंज किया सबका चेंज होगा, एक का कलर चेंज किया सबका होगा, तो जो भी चेंजेस एक पे होंगे वो सबके होंगे और बस एक एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें 2 पॉइंट्स लिख सकते हो ऐसे। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्स्ट रैपिंग एंड इमेज अलाइनमेंट। टेक्स्ट रैपिंग एंड इमेज अलाइनमेंट फीचर के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से आप आ जाओ पेज नंबर 52 पे। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। टेक्स्ट रैपिंग बेसिकली क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट के अराउंड इमेज को कैसे प्लेस करते हैं, दैट इज बेसिकली टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू द टेक्स्ट। और अलाइनमेंट क्या होती है कि एंकर पॉइंट के रिलेशन में हमारी इमेज का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है, फिर एक तो आप इसमें डेफिनेशन का डिफरेंस दे सकते हो, दूसरा आप इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो बता सकते हो। जैसे कि जो अलाइनमेंट जो हम करते हैं वो 6 तरीके से करते हैं। हॉरिजॉन्टली हम करते हैं राइट, लेफ्ट और मिडल में, और वर्टिकली हम करते हैं टॉप, मिडल और सेंटर, टॉप, मिडल और बॉटम में। ठीक है, ये 6 नाम लिख सकते हो। और टेक्स्ट रैपिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास ये टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस हैं, रैप ऑफ पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट राइट, रैप थ्रू। तो ये सारे हमारे पेज रैप के ऑप्शन। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 18। Mr. Amit, sales manager of ABC Sales Corporation, has created a spreadsheet in LibreOffice Calc that lists the sales for different years in the different regions and different worksheets. तो समराइज करना चाहता है। अब जब भी हमें कोई भी डेटा समराइज करना है तो हम कौन से टूल का यूज करेंगे, और तो हम यूज करेंगे कंसोलिडेशन का। ठीक है, और कौन से मेन्यू और सब मेन्यू के अंदर ही होता है, डेटा मेन्यू में कंसोलिडेट ऑप्शन हमारा होता है। कौन सा फंक्शन आप लगा सकते हो अगर आपको सेल्स का टोटल निकालना है, तो इस केस में टोटल निकालने के लिए तो आपको पता ही है कौन सा फंक्शन होता है हमारा, सम फंक्शन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, उसको एक डॉक्यूमेंट की समरी ओपन करनी है डिफरेंट लोकेशन से। वो ये चाहता है कि एक सेल में जो टेक्स्ट हो रहा है उस टेक्स्ट पे क्लिक करते ही वो डिफरेंट लोकेशन पे पहुंच जाए। तो कौन सी फीचर होगी? वेरी इजी, दैट विल बी हाइपरलिंक। ठीक है। 19th क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू हैव बीन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हैंडलिंग फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी इन योर कंपनी। तो आपको फायर सेफ्टी के बारे में इमरजेंसी अवेयरनेस फैलानी है। तो कोई भी 2 फायर प्रिवेंशन मेजर्स आपको बताने हैं अपने वर्क प्लेस पे, कैसे हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं बुक में पेज नंबर 263 पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट कर सकते हो कि फायर प्रिवेंशन करने के लिए सारे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, और सारे फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड स्टेशन मार्क होने चाहिए साइंस के साथ, एग्जिट्स को ब्लॉक नहीं करना। तो आप कोई भी इस तरह के 2 पॉइंट लिख सकते हैं। 2 बेसिक इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर, किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए 2 बेसिक प्रोसीजर आपको बताने हैं। इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 261 पे। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 बेसिक प्रोसीजर बताने हैं। तो आप यहाँ से कोई भी 2 बता सकते हो। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास है फर्स्ट एड का, एक तो आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, कोई भी इमरजेंसी आए सबसे पहले आप उसको फर्स्ट एड दे दो, और वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, सबको पता हो कि फर्स्ट एड यहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है। और उसके अंदर जितने भी आइटम्स रिक्वायर्ड है वो आपके पास हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में आपको पता हो कि अगर कोई भी इमरजेंसी है तो हम लिफ्ट वगैरह का यूज ना करें, स्टेयर से जाएं, और वाटर और फूड आइटम्स उनसे दूर रखें। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। Then the 20th question, given the 2 advantages of relating two tables in a database. Database में tables को relate करने के advantages क्या होते हैं? पेज नंबर 187 पे इसका आंसर है आपके पास 187। बेसिकली ये एडवांटेजेस होते हैं कि इसमें हमारे डेटा की रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जो डेटा की डुप्लीकेशन होती है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग डेटा को प्रिवेंट करती है और डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बनने देती है। इनवैलिड डेटा एंटर नहीं कर पाते हैं। प्राइमरी की वाला डेटा फॉरेन की में जाएगा, उसके अलावा कोई और डेटा नहीं जाएगा, तो प्रिवेंशन हो जाती है इनवैलिड डेटा। ठीक है। और जो भी मास्टर टेबल में अपडेशन होती है वो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन टेबल में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो आप कोई भी इसमें 2 लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स इन अ डेटाबेस। आपको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में बताना है, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 187। इससे ऊपर वाला ही पेज है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में बेसिकली क्या होता है कि 2 टेबल्स हैं हमारे पास, या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो पहले टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स, यानी कि मास्टर टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ लिंक्ड है। ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है जैसे there will be multiple records in the master table that correspond to multiple records in the transaction table as well. तो बेसिकली इसका आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रही हैं, सो दैट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक टेबल है स्टूडेंट, इसमें फील्ड्स हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और फोन नंबर। आपको एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस डिजाइन करना है, तो आपको स्टूडेंट आईडी और एज फील्ड का डेटा टाइप बताना है। तो देखो स्टूडेंट आईडी में क्या है, एक लेटर है और बाकी नंबर है, तो क्या डेटा टाइप हो सकता है? वैर। और इसके अंदर एज क्या है? सिर्फ नंबर है, तो आप इसे इंट ले सकते हो, होल नंबर है। देन एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर इसमें इंश्योर करना है। तो आप यूनिक आइडेंटिफायर किसको लोगे? ऐसे कॉलम को लोगे जिसमें सारी वैल्यूज अलग हो। तो स्टूडेंट आईडी आप देख रहे हो सारी वैल्यूज अलग है, नेम सेम है, एज भी सेम हो सकती है, फोन नंबर भी सेम हो सकता है, ऑल्दो यहाँ नहीं है। लेकिन यूनिक आइडेंटिफायर उसको माना जाता है कि अगर मैं और एंट्रीज भी ऐड करूं तो वो फील्ड की वैल्यू हमेशा फिर भी अलग रहेगी, तो वो होगा स्टूडेंट आईडी। ठीक है। और आइडेंटिफाई द फील्ड दैट कैन सर्व एज ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की कौन सी होती है? जिसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं एक्सेप्ट द प्राइमरी की। तो नेम में देखो रिपीटेड है, प्रिया 2 बार आ रहा है, एज में 15 2 बार आ रहा है, लेकिन फोन नंबर में ये तीनों अलग अलग है। ऑल्दो इसमें और एंटर करने पे फोन नंबर सेम हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेबल जो आपके सामने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फोन नंबर जो है वो आपकी ऑल्टरनेट की बन सकती है। जस्टिफाई करने के लिए आप इसमें क्या लिखोगे कि इसके अंदर सारी यूनिक वैल्यूज हैं और नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है। और हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर? एट्रीब्यूट्स मतलब कि कॉलम्स यानी कि फील्ड्स 4 हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और फोन नंबर। और रिकॉर्ड्स कितने हैं? ये वाला एक पूरा रिकॉर्ड ये है, S001 अमित 15 फोन नंबर, फिर S003 प्रिया 15 ये। तो ये S001 से लेके S003 तक सारी डिटेल्स, तो ये 3 रिकॉर्ड है और 4 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। तो ये सारे आंसर्स हैं। अब ये मैं आपको ना इसका
जो लिंक है दूसरे वीडियोस में भी डाल दूंगी, और इसको मैं प्लेलिस्ट में डालूंगी जो आपकी सैम्पल पेपर्स की बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाएगी, तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो की फॉर्म में भी है, आप यहाँ वहां से भी इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी पेपर था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत आपको नहीं समझ में आया। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो यू वुड हैव अटेम्प्टेड ऑल द आंसर्स, ऑल द एमसीक्यूज एज वेल एज ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपका पेपर कैसा रहा और आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो पेपर में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।